Hello everybody, welcome to my channel. This is Professor Ivneet. So today I am going to teach you capacity to contract or capacity of parties under Indian Contract Act 1872. इसको competency of parties भी कहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है. इससे पहले भी मैंने बिजनेस लॉ के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं. अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं उसका लिंक ऊपर आई बटन, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट्स में दे दूंगी, तो आप चेक कर लीजिएगा. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट करवाया था आपको, तो मैंने आपको बताया था कि पार्टीज में कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी होना बहुत ज़रूरी है अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाहते हैं. तो ये होता क्या है कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी? इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट दैट पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट शुड हैव अ कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए पार्टीज में कैपेसिटी होना बहुत ज़रूरी है. अब ये कैपेसिटी क्या है? कैपेसिटी हेयर मीन्स कॉम्पिटेंस ऑफ पार्टीज टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, उसमें कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए. According to Section 11 of Indian Contract Act, every person is competent to contract. Section 11 कहता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कि हर पर्सन कॉम्पिटेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए. हु इज़ ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी, जो मेजर होता है, जो 18 साल से ऊपर होता है, अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज़ अ सब्जेक्ट, एंड हु इज़ ऑफ साउंड माइंड, जिस पर्सन का दिमाग, जो माइंड है, बिल्कुल ठीक है, and is not disqualified from contracting by any law to which he is subject. Means एक ऐसा पर्सन जो 18 साल से ऊपर का है या 18 साल का है, या फिर वो इंसान जिसका दिमाग बिल्कुल ठीक है, साउंड माइंड है, एंड उस पर्सन को किसी भी लॉ ने डिस्क्वालीफाई नहीं किया हुआ होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए. तो ये 3 कंडीशन होना बहुत ज़रूरी है, तभी एक पार्टी जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी जो है वो हासिल कर सकती है, तभी एक पार्टी कॉम्पिटेंट हो सकती है एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए. ये सारे पॉइंट्स मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूँगी. सेक्शन 11 हमारा कहता है कि अब कौन कौन सी पार्टीज ऐसी हैं जो इनकम्पिटेंट है. पहले मैंने आपको कम्पिटेंट बताया है. अब कौन सी पार्टीज ऐसी हैं जो इनकम्पिटेंट है, जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकती हैं? फर्स्ट इज माइनर, जो 18 साल से नीचे है, उसको हम माइनर बोलते हैं. पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जो पर्सन जिसका दिमाग बिल्कुल ठीक नहीं है, ठीक है, मीन्स उसका माइंड जो है वो ठीक नहीं है, अनसाउंड है. पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय एनी लॉ टू विच दे आर सब्जेक्ट, एक ऐसा पर्सन जिसको लॉ ने डिस्क्वालीफाई कर रखा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो ये एक एक करके हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले अब हमें ये पता होना चाहिए कि बर्डन ऑफ प्रूफ. बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है कि किस पार्टी को प्रूफ करना पड़ता है. जब कोर्ट में ये केस जाता है तो किसके ऊपर जिम्मेदारी होती है इस चीज़ को प्रूफ करने की? देखो, इन द आइज ऑफ लॉ एवरी पर्सन इज कम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. लॉ की नज़र में हर पर्सन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है. इफ़ अ पर्सन वांट्स टू एब्सॉल्व हिमसेल्फ, एब्सॉल्व का मतलब होता है मुक्त होना, ऑफ द ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मीन्स जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ इनकॉम्पिटेंसी. अगर एक पर्सन छूटना चाहता है अपनी जिम्मेदारियों से इनकॉम्पिटेंसी के बेस पे, मीन्स वो कम्पिटेंट नहीं है और उस पर्सन को पता है, तो ये चीज़ किसको प्रूफ करनी पड़ती है? उसी पर्सन को जो इनकम्पिटेंट है. देन द ओनस, ओनस मीन्स जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन द ओनस इज ऑन हिम टू प्रूव दैट ही वॉज इनकम्पिटेंट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग. तो जो पर्सन इनकम्पिटेंट होता है उसी को कोर्ट में ये प्रूफ करना पड़ता है कि वो इनकम्पिटेंट था और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड नहीं है. तो बर्डन जो होता है प्रूफ करने का वो उस पार्टी पे होता है जो खुद इनकम्पिटेंट होता है. ओके, नेक्स्ट इज, अब है माइनर. फर्स्ट होता है माइनर, जो इनकम्पिटेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875, अ माइनर इज अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज. अ माइनर एक ऐसा पर्सन है जिसने 18 साल की एज को पूरा नहीं किया है, उसे हम माइनर कहते हैं. माइनर्स एग्रीमेंट. सेक्शन 11 क्लियरली स्टेट्स दैट अ माइनर इज नॉट कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. सेक्शन 11 कहता है कि एक माइनर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, वो कम्पिटेंट नहीं होता है. इफ अ पर्सन एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर, देन सच कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एंड इनऑपरेटिव एब इनिशियो. एब इनिशियो का मतलब होता है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग.
अगर कोई पर्सन माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, मीन्स वो कभी कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं, शुरू से ही वो वॉइड होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट कभी वैलिड नहीं था। द लॉ प्रोटेक्ट्स द माइनर सिंस माइनर नीड्स प्रोटेक्शन बिकॉज दे हैव नो एक्सपीरियंस ऑफ लीगल इश्यूज इन्वॉल्व इन अ कॉन्ट्रैक्ट। ये लॉ क्यों बनाया गया है? ये माइनर को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है जो 18 साल से नीचे हैं, ताकि कोई भी पर्सन, ऐसे तो अगर ये लॉ नहीं होता सपोज, तो फिर तो कोई भी पर्सन माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता और माइनर को जो है वो लीगली जिम्मेदार बना देता, ठीक है। तो इसलिए माइनर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये लॉ बनाया गया है, क्योंकि माइनर को लीगल इश्यूज का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता, तो उन्हें तो कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है, तो इसलिए उनकी प्रोटेक्शन के लिए ये लॉ बनाया गया है। A minor can receive benefit of action, but it is not bound by any obligation or answerable for any action. जो माइनर है वो किसी भी चीज़ का बेनिफिट ले सकता है, लेकिन आप उसे जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते किसी भी काम के लिए, ठीक है। वो किसी भी काम के लिए ऑब्लिगेशन उसको पूरा नहीं करना है, ये ज़रूरी नहीं है, और ना ही वो किसी एक्शन के लिए आंसरेबल है। इसकी मैं एग्जांपल दूंगी, एक इंपॉर्टेंट केस बताऊंगी, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। द लॉ गोज टू द एक्सटेंट, लॉ इस हद तक जाता है कि दैट इवन अ माइनर एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट बाय टेलिंग अ लाई। अगर एक माइनर झूठ बोल के भी किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है कि मैं मेजर हूँ, मैं 18 साल से ऊपर हूँ, मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो, तो अगर वो झूठ बोल के भी दूसरी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, तब भी उसके अगेंस्ट कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता, ठीक है। तो एक माइनर के साथ, एक बच्चे के साथ या फिर किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त ये जिम्मेदारी दूसरी पार्टी की है कि वो चेक करे, अगर उसे वो बच्चा लग रहा है उसकी एज को ज़रूर चेक करे, क्योंकि अगर वो माइनर है तो उसमें वो कभी भी अपने, ना तो अपने पैसे रिकवर कर पाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये दूसरी पार्टी की जिम्मेदारी बन जाती है चेक करना उसकी एज को। But according to section 68, the property of a minor is liable to pay for the necessaries required by the minor. अब मैंने आपको बताया है कि माइनर के साथ किया हुआ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है, ठीक है। तो आप माइनर से कोई भी पेमेंट रिसीव नहीं कर सकते, तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ, तो फिर तो माइनर को कोई नेसेसरीज भी नहीं देगा। नेसेसरीज होती हैं जो हमारी ज़रूरतें होती हैं, जिनके बिना हम जी नहीं सकते, ठीक है। जैसे क्लोथिंग हो गया, फूड हो गया, जो कि ज़रूरी है जीने के लिए। तो फिर ऐसे तो माइनर को कोई नेसेसरीज भी नहीं देगा कि मुझे तो माइनर से पेमेंट मिलेगी नहीं। तो इसलिए सेक्शन 68 इंक्लूड किया गया, जिसमें बोला गया कि अगर माइनर को कोई नेसेसरीज प्रोवाइड करता है तो उस केस में उसकी प्रॉपर्टी से पेमेंट की जाएगी, माइनर खुद कभी पर्सनली जिम्मेदार नहीं होगा उसका। द मेन पर्पज ऑफ दिस सेक्शन इज टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ दोज सप्लाइंग दीज नेसेसरीज टू द माइनर। ये सेक्शन इसीलिए डाला गया है ताकि जो लोग हैं वो माइनर को नेसेसरीज प्रोवाइड कर सके, क्योंकि अगर ये सेक्शन नहीं होता तो फिर माइनर को कोई नेसेसरीज भी प्रोवाइड नहीं करता कि यहाँ से तो पेमेंट मिलनी ही नहीं है। But what is important to note that minor personally cannot be held liable. It is his property that is liable, not the minor. But यहाँ पे important क्या है कि minor खुद कभी भी personally liable नहीं होता है, सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी लाइबल होती है। वो भी किसके लिए? सिर्फ नेसेसरीज के लिए, लग्जरी आइटम्स के लिए नहीं, सिर्फ नेसेसरीज के लिए उसकी प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल होती है, और माइनर पर्सनली तो कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। ओके, तो ये माइनर का मैं जो है एक इम्पॉर्टेंट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है टॉपिक माइनर के ऊपर। इसका मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, अलग से मैं आपको इसके सारे जो है रूल्स करवाऊंगी, ठीक है। अब एक केस है बहुत इंपॉर्टेंट, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष का। ये माइनर का एक इम्पॉर्टेंट केस है। इसमें क्या था, एक माइनर था जिसका नाम था धर्मोदास। धर्मोदास ने कुछ मॉर्टगेज करी अपनी प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ ब्रह्मदत्त। धर्मोदास एक माइनर था, 18 साल से नीचे था। उसने कुछ प्रॉपर्टी अपनी ब्रह्मदत्त के पास गिरवी रख दी। अब ब्रह्मदत्त कौन था? हस्बैंड ऑफ मोहरी बीबी। मोहरी बीबी का वो हस्बैंड था ब्रह्मदत्त। फॉर ए लोन ऑफ ₹20,000 आउट ऑफ विच ब्रह्मदत्त पेड द माइनर अ सम ऑफ ₹8,000। तो धर्मोदास जो माइनर था उसने ब्रह्मदत्त के पास अपनी प्रॉपर्टी रखी गिरवी, और उससे वो 20,000 का लोन लेना चाहता था। तो 20,000 में से अभी 20,000 पूरे नहीं दिए, ब्रह्मदत्त ने उसे 8,000 रुपये एडवांस में दे दिए। ओके, ही बिकेम अ मेजर अ फ्यू मंथ्स लेटर।
कुछ महीनों बाद वो मेजर बन गया, मतलब धर्मोदास 18 साल का हो गया, एंड फाइल्ड अ सूट फॉर द डिक्लेरेशन दैट मॉर्टगेज एग्जीक्यूटेड बाय हिम ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी वाज वॉइड। और उसने कोर्ट में केस किया, किसने किया? धर्मोदास ने केस किया कि मैंने जो गिरवी रखी थी अपनी प्रॉपर्टी वो वॉइड थी, क्योंकि उस समय मैं माइनर था, तो कॉन्ट्रैक्ट माइनर के साथ तो वॉइड होता है, तो मेरी मॉर्टगेज भी जो है वो मुझे वापस मिलनी चाहिए, एंड इट शुड बी कैंसल्ड। ओके, it was held that a mortgage by a minor was void and Brahmadatta was not entitled to repayment of money। तो जब कोर्ट में डिसाइड किया गया तो कोर्ट में देखा गया कि धर्मदास ने जब कॉन्ट्रैक्ट किया था ब्रह्मदत्त के साथ तो उस समय वो माइनर था, और जो वो प्रॉपर्टी उसने गिरवी रखी थी वो कभी गिरवी थी ही नहीं, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट तो कभी था ही नहीं, वो तो शुरू से ही वॉइड था, तो उसकी मॉर्टगेज तो माइनर को मिल गई। लेकिन इस केस में जो ब्रह्मदत्त है, अब उसने तो एडवांस 8,000 रुपीज दे रखे थे धर्मोदास को, पूरे 20 नहीं दिए थे, 8,000 दे रखे थे, तो यहाँ पे जो ब्रह्मदत्त है वो अपने पैसे माइनर से वापस रिकवर नहीं कर सकता। कोर्ट धर्मोदास को नहीं कहता है 8,000 रुपये वापस करने के लिए, और ब्रह्मदत्त अपने पैसे रिकवर नहीं कर सकता है, क्योंकि उसने एक माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा था, और माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट तो कभी था ही नहीं, तो अपने पैसे नहीं ले सकता। अब आप लोग कहोगे कि ये केस तो सारा धर्मोदास और ब्रह्मदत्त के बीच में है, तो ये मोहरी बीबी कैसे आई? एक्चुअल में क्या हुआ, ये केस काफ़ी लंबा चला था, एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में अपील डलती गई, तो जब तक इसका फैसला आया तब तक ब्रह्मदत्त की डेथ हो चुकी थी, तो उसके बिहाफ पे ये केस मोहरी बीबी ने लड़ा था। मोहरी बीबी ब्रह्मदत्त की वाइफ थी, तो इसलिए जब इसकी रूलिंग आई, इसका जब डिसीजन आया इस कोर्ट का फाइनल, तो उस केस में मोहरी बीबी थी, ब्रह्मदत्त वॉज डेड, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष का दिया गया। ओके, नेक्स्ट इज पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अब जो लोग अनसाउंड माइंड वाले होते हैं वो भी इनकम्पिटेंट होते हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। एनी पर्सन विद एन अनसाउंड माइंड इज इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। जो पर्सन अनसाउंड माइंड का होता है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता, सिर्फ वही पर्सन एंटर कर सकता है जिसका माइंड बिल्कुल ठीक है, साउंड माइंड। ए पर्सन इज सेट टू बी ऑफ साउंड माइंड फॉर ए पर्पज ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। हम कैसे कह सकते हैं कि एक पर्सन का माइंड जो है वो साउंड है? एट द टाइम ही मेक्स ही इज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट एंड फ्रेमिंग रैशनल जजमेंट एज टू इफेक्ट अपॉन इट्स इंटरेस्ट। वो पर्सन को हम कह सकते हैं कि इसका माइंड जो है वो साउंड है अगर वो ही इज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अगर वो किसी चीज़ को समझने की क्षमता रखता है, एंड फ्रेमिंग अ रैशनल जजमेंट, और वो जजमेंट कर सकता है, मीन्स वो डिसीजन ले सकता है और वो देख सकता है कि कौन सी चीज़ उसके लिए अच्छी है और कौन सी चीज़ उसके लिए बुरी है। अगर एक इंसान किसी चीज़ को समझ सकता है और जजमेंट अपने डिसीजन ले सकता है और ये समझ सकता है कि उसके लिए कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी चीज़ बुरी है अपने इंटरेस्ट को देखते हुए, तो हम कहेंगे कि वो जो पर्सन है ही इज़ ऑफ साउंड माइंड। ओके, अब टाइप्स ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कौन कौन होते हैं जिनको हम कहेंगे कि वो अनसाउंड माइंड है और उनके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते? इडियट, ल्यूनेटिक, ड्रंकार्ड और डिलीरियस पर्सन, हिप्नोटिज्म एंड मेंटल डिके। ये एक एक करके हम करेंगे। इडियट, इडियट कौन होता है? ही इज अ बॉर्न फूल। इडियट एक बॉर्न फूल होता है जो पैदा ही पागल हुआ है। हु हैज कम्प्लीटली लॉस्ट हिज मेंटल पार्ट्स। जब वो पैदा हुआ तभी उसकी मेंटल पार्ट्स नहीं थी, वो शुरू से ही मेंटली अपसेट था वो पर्सन। ए पर्सन हु कैन आंसर सिंपल क्वेरीज, जो पर्सन सिंपल क्वेरीज का आंसर दे सकता है। जैसे अगर आप किसी से पूछो आपका नाम क्या है, एज क्या है, तो हम अगर वो जो है वो उसका आंसर दे सकता है दूसरा पर्सन, जिससे अगर हम नाम पूछ रहे हैं, एज पूछ रहे हैं, तो अगर कोई पर्सन इस चीज़ का आंसर दे सकता है तो हम उसे इडियट नहीं कहेंगे। एंड इडियट कैन नेवर एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इडियट बॉर्न फूल होता है, वो शुरू से ही पागल होता है, शुरू से ही उसकी मेंटल पार्ट्स नहीं होती, तो वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। लेकिन अगर इडियट को हम नेसेसरीज प्रोवाइड करें तो उस केस में भी इडियट की नेसेसरीज की जो पेमेंट है वो उसकी प्रॉपर्टी से होगी, जैसे कि सेम केस माइनर में हमने पढ़ा। लेकिन इडियट कभी भी पर्सनली रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, क्योंकि वो कभी भी साउंड माइंड का नहीं था, तो इसलिए वो कंपिटेंट ही नहीं था कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट, अब इसमें ना एक केस है इडियट में, इंदर सिंह वर्सेस परमेश्वरधारी सिंह।
1957, इसमें क्या था, ए प्रॉपर्टी वर्थ ₹25,000 वॉज एग्रीड टू बी सोल्ड बाय अ पर्सन फॉर ₹7,000 ओनली। एक 25,000 की प्रॉपर्टी जो है एक पर्सन ने 7,000 में बेच दी। अब जब हमने कंसिडरेशन पढ़ा था तो मैंने आपको पढ़ाया था कि आप अपनी कंसिडरेशन एडिक्वेट होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन होना ज़रूरी है। आप अपनी 1 लाख की चीज़ को 20,000 में भी बेच सकते हो, इट्स योर विश। तो उसमें क्या हुआ, उसने वो प्रॉपर्टी बेच दी, लेकिन उस पर्सन की मदर ने कोर्ट में ये प्रूव कर दिया कि मेरा बेटा जिसने ये प्रॉपर्टी बेची है वो इडियट है, मीन्स उसके पास मेंटल पार्ट्स नहीं है, इनकैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द ट्रांजैक्शन, वो ट्रांजैक्शन को समझ ही नहीं पाया, ठीक है, तो उसे इतनी समझ नहीं है, वो इडियट है, तो वो जो है वो साउंड माइंड का नहीं है, तो फिर वो कंपिटेंट ही नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट को आप वॉइड किया कर दिया जाए। तो कोर्ट में उसने वो चीज़ ये प्रूव कर दी, तो उस केस में जो सेल है वो वॉइड हो गई। लेकिन अगर उसकी ये मदर प्रूव नहीं कर पाती तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाता। ओके, नेक्स्ट इज लुनेटिक। लुनेटिक कौन होता है? अ पर्सन हु हैज लॉस्ट हिज मेंटल पार्ट्स बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट, इलनेस और पर्सनल ट्रेजेडी इज कॉल्ड अ लुनेटिक। लुनेटिक वो पर्सन होता है जो पहले से तो ठीक था, लेकिन किसी एक्सीडेंट की वजह से या किसी ट्रेजेडी की वजह से या किसी इलनेस की वजह से, बीमारी की वजह से वो उसने अपनी मेंटल पावर्स खो दी है, पागल हो गया है। जैसे कुछ लोग पहले से ठीक होते हैं लेकिन कुछ ऐसा हादसा हो जाता है जिसकी वजह से उनकी दिमागी हालत ख़राब हो जाती है, तो उन्हें हम लुनेटिक बोलते हैं। लुनेंसी डिनोट्स पीरियोडिक इंसैनिटी एंड पीरियोडिक सैनिटी। लुनेंसी का मतलब होता है कि थोड़ा टाइम तो आप ठीक रहते हो और थोड़ा टाइम आप बिल्कुल भी ठीक नहीं रहते हो, मीन्स आपका दिमाग जो है वो जैसे होता है ना दौरे जैसे पड़ना, तो आप उसको भी कंसिडर कर सकते हो इसमें। अब टाइप्स ऑफ लुनेटिक्स। लुनेटिक्स कितने टाइप्स के होते हैं देखो, दोज हु आर नॉर्मली आर ऑल राइट। लुनेटिक वो एक तो वो होते हैं जो नॉर्मली ठीक रहते हैं बट हैव पीरियोडिक फिट्स। फिट्स होता है दौरे पड़ना ऑफ लुनेंसी, मीन्स नॉर्मली वो ठीक रहते हैं लेकिन कभी कभी उनको फिट्स पड़ते हैं। तो ऐसे लोग तब कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इनकम्पिटेंट होते हैं जब उनको फिट पड़े हुए होते हैं, मीन्स जब वो दौरे में होते हैं, ठीक है, तो उस केस में वो तब अनसाउंड माइंड में होते हैं और तब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। और सेकंड टाइप के लुनेटिक वो होते हैं जो नॉर्मली इनसेन होते हैं, मीन्स नॉर्मली उनकी मेंटल पावर खोई हुई रहती हैं, मीन्स वो ठीक नहीं होते हैं, बट आर समटाइम्स ऑफ सेन माइंड, लेकिन कभी कभी उनका दिमाग बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो वो लोग तब कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब उनका माइंड बिल्कुल साउंड होता है। ओके, तो जब भी कोई पर्सन अगर लुनेंसी की हालत में है, जब उसको दौरे पड़ रखे हैं किसी चीज़ के लुनेंसी के, तो उस केस में वो इनकम्पिटेंट हो जाता है, बाकी टाइम वो कम्पिटेंट रहता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। ऑल द कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रोक्योरिंग द नेसेसरीज फॉर ए लुनेटिक एंड हिज डिपेंडेंट्स आर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अगर आप उसको नेसेसरीज प्रोवाइड कर रहे हो तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, या फिर उसके डिपेंडेंट को, मीन्स उस पर्सन के डिपेंडेंट को जो उस पर निर्भर करते हैं उनको भी अगर आप नेसेसरीज प्रोवाइड करते हो तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज ड्रंकार्ड और डिलेरियस पर्सन। ड्रंकार्ड होते हैं जो नशे की हालत में होते हैं, जिन्होंने ड्रिंक की होती है। डिलेरियस पर्सन वो लोग होते हैं जो ड्रग्स में होते हैं, जिन्होंने ड्रग्स लिए हुए होते हैं। अ पर्सन हु इज इंटॉक्सिकेटेड बाय ड्रिंकिंग और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स और इज डिलेरियस बिकॉज ऑफ, डिलेरियस होते हैं सॉरी, जो पेन में होते हैं या फिर कोई सिकनेस होती है, उनको बहुत ज़्यादा कोई बीमारी होती है, कैन नॉट मेक अ रैशनल डिसीजन। तो इन हालातों में, ड्रग्स की हालत में या ड्रिंकिंग की हालत में, कोई भी पर्सन रैशनल डिसीजन नहीं ले सकता है, ठीक है, क्योंकि उसकी दिमागी हालत ही ठीक नहीं होती उस समय। ठीक है, एंड सच इज इनकम्पिटेंट टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। तो कोई भी पर्सन इस हालत में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, वो इनकम्पिटेंट हो जाता है। इट प्रोड्यूसेस अ टेम्परेरी इनकैपेसिटी टिल द मैन इज अंडर द इफेक्ट ऑफ इंटॉक्सिकेशन क्रिएटिंग इम्पोर्टेंस ऑफ माइंड। ये एक टेम्परेरी इनकैपेसिटी है, मीन्स ऐसे नहीं है कि एक शराबी जो है वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, वो तब कर सकता है जब उसने ड्रिंक नहीं की हुई है। ठीक है, लेकिन जब वो ड्रिंक की हालत में है तब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। तो एक टेम्परेरी इनकैपेसिटी है कि तो ड्रिंक की हालत में वो टेम्परेरी रहता है, जब तक उसमें नशा है, जब तक उस पर नशा चढ़ रखा है, तब उस केस में उसका माइंड इंपोर्टेंट हो जाता है, मीन्स वो कुछ सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है उस समय, तो उस दौरान कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो इनकम्पिटेंट हो जाता है। लेकिन नेक्स्ट डे जैसे ही उसका नशा उतरेगा तब वो कॉम्पिटेंट हो जाता है और वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ही स्टैंड्स ऑन द सेम फुटिंग एज लुनेटिक। तो वो लुनेटिक की तरह ही उसकी फुटिंग है। ठीक है, जब तक वो ठीक है, मीन्स जब तक वो नशे में नहीं है तब वो कम्पिटेंट है, जब वो नशे में है तब वो इनकम्पिटेंट हो जाता है।
नेक्स्ट इज हिप्नोटिज्म। हिप्नोटिज्म आपने मूवीज़ में देखा होगा, हिप्नोटाइज किया जाता है जब एक वो चीज़ घुमा के आपको सुलाया जाता है कि आप मतलब कंट्रोल किया जाता है आपको, आपने मूवीज़ में देखा होगा ये चीज़। इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस अ टेम्परेरी इनकेपेसिटी, ये भी एक टेम्परेरी इनकेपेसिटी है टिल द पर्सन इज अंडर द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड स्लीप। तो जब आपने मूवीज़ में देखा हो तो उसमें बोला जाता है आपको नींद आ रही है, इसको देखो, एक चीज़ घुमाई जाती है आपके आगे और कहते हैं आपको नींद आ रही है, तो आपको हिप्नोटाइज किया जाता है, मीन्स आपको अपने वश में किया जाता है, ठीक है। तो जब आप किसी के वश में हो, ठीक है, और आप उसी बंदे के कहने पे सब कुछ कर रहे हो, तो उस केस में आप हिप्नोटाइज होते हो। तो हिप्नोटिज्म की हालत में भी आप कैपेबल नहीं होते हो, आप अनसाउंड माइंड में होते हो और आप उस दौरान जो कॉन्ट्रैक्ट करते हो वो वैलिड नहीं होता है, वो वॉइड होता है। नेक्स्ट इज मेंटल डिके। वैसे ओल्ड एज इस कंडीशन में नहीं आती है, इन पॉइंट्स में नहीं आती है, तो ओल्ड पर्सन भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका बुढ़ापे की वजह से दिमाग पे बहुत बुरा असर पड़ता है, बुढ़ापे में उनका दिमाग बिल्कुल ख़राब हो जाता है, ठीक है, मीन्स वो अपनी मेंटल पावर्स खो जाते हैं, तो उस केस में भी वो इनकम्पिटेंट हो जाते हैं। अदरवाइज ओल्ड पीपल इनकम्पिटेंट नहीं होते हैं, लेकिन अगर ओल्ड एज की वजह से उनके दिमाग पे मेंटली जो है वो बहुत बुरा असर पड़ा है, वो मेंटल पावर्स खो चुके हैं, तो उस केस में वो इनकम्पिटेंट होते हैं। इट इज़ पर्टिनेंट टू मेंशन हेयर दैट ओल्ड एज डज नॉट कम अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन। ओल्ड एज इसमें नहीं आती है अनलेस इट इज़ प्रूवन, जब तक ये प्रूव नहीं किया जाता कि पार्टी जो है जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है वो अनसाउंड माइंड की है और ओल्ड एज की वजह से उसकी मेंटल पावर्स चली गई हैं, तो उस केस में वो इनकम्पिटेंट हो जाता है। अदरवाइज एक ओल्ड पर्सन कभी भी इनकम्पिटेंट नहीं होता है। ओके, सो एन एग्रीमेंट विद द पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड इज वॉइड। एक एग्रीमेंट करते हैं अगर हम एक अनसाउंड माइंड पर्सन से जिसका माइंड ठीक नहीं है, तो वो वॉइड होता है। सेक्शन 68 कहता है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी हमेशा लायबल होती है किस चीज़ के लिए, नेसेसरीज के लिए, जो कि मैंने आपको माइनर में बताया था, ठीक है, क्योंकि इनको फिर अदरवाइज इनको भी कोई नेसेसरीज नहीं देगा। चाहे इंसान पागल है लेकिन खाने की ज़रूरत तो उसको भी है, पहनना तो उसको भी है, ठीक है ना, तो इनको फिर कोई नेसेसरीज प्रोवाइड नहीं करेगा, तो इनकी प्रॉपर्टी से पेमेंट की जाती है, लेकिन ये पर्सनली कभी लायबल नहीं होते। अब आ जाओ पर्सन डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी अदर लॉ। वो लोग जिनको लॉ ने ही डिस्क्वालीफाई कर रखा है कि आप इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, या फिर आप इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो लेकिन इनको स्यू नहीं किया जा सकता, कोर्ट में केस नहीं किया जा सकता इनके खिलाफ। ये कौन कौन लोग हैं? इट रेफर्स टू स्टैट्यूटरी डिस्क्वालिफिकेशन इम्पोज्ड ऑन सर्टेन पर्सन्स इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। ये वो स्टैट्यूटरी डिस्क्वालिफिकेशन है जो इम्पोज की जाती है कोर्ट की तरफ से, मतलब लॉ की तरफ से इम्पोज की जाती है इन लोगों के ऊपर। अब ये लोग कौन होते हैं जिनको डिस्क्वालीफाई किया गया है? फर्स्ट इज एलियन एनिमी, फॉरेन सॉवरेन्स एंड डिप्लोमेटिक स्टाफ, इंसॉल्वेंट्स, कन्विक्ट, कॉर्पोरेशन और कंपनी गोइंग अल्ट्रा वायर्स इट्स मेमोरेंडम। ये हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज एलियन एनिमी। एलियन होता है जो दूसरे कंट्री का निवासी होता है, उसको हम एलियन बोलते हैं। एंड एलियन इज कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट विद द सिटीजन ऑफ इंडिया। किसी दूसरे कंट्री का सिटीजन इंडिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, वो कम्पिटेंट होता है। अब एलियन एनिमी, एनिमी होता है दुश्मन। एलियन एनिमी वो इंसान हुआ विद हुज कंट्री इंडिया इज एट वॉर, जिस कंट्री के साथ इंडिया की लड़ाई छिड़ गई है, ठीक है, तो उसको हम एलियन एनिमी बोलेंगे। सपोज अगर आज इंडिया की चाइना के साथ लड़ाई होती है, ठीक है, तो उस केस में जो चाइना के सिटीजन है वो एलियन एनिमी में आ जाएंगे। ओके, तो अगर एलियन एनिमी के साथ आप एक कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो वॉइड होगा, वो वैलिड नहीं होगा। इफ अ वॉर इज डिक्लेयर्ड एन एलियन एनिमी कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद इंडियन सिटीजन। अगर वॉर डिक्लेयर हो जाती है, सपोज इंडिया की चाइना के साथ वॉर डिक्लेयर हो गई, तो चाइना का सिटीजन एक एलियन एनिमी बन गया, तो वो इंडिया के सिटीजन के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ वॉर वाज आइदर स्टेड और टर्मिनेटेड बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू ड्यूरिंग द वॉर आर अनइन्फोर्सेबल। तो जो तो कॉन्ट्रैक्ट वॉर से पहले के किए गए हैं, मीन्स अभी पूरे नहीं हुए हैं, तो या तो उन्हें ख़त्म कर दिया जाता है या उन्हें रोक दिया जाता है थोड़ी देर के लिए कि जब तक वॉर ख़त्म होती है उसके बाद देखते हैं हम। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट वॉर के दौरान, मतलब वॉर छिड़ रखी है उसके दौरान जो कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं वो अनइन्फोर्सेबल होते हैं, वो वॉइड होते हैं, ठीक है। तो ये जो है एलियन एनिमी को डिस्क्वालीफाई किया गया है। नेक्स्ट इज फॉरेन सॉवरेन्स एंड डिप्लोमेटिक स्टाफ। ये वो लोग होते हैं जैसे कि इंडिया की एम्बेसी में, जैसे इंडिया में बहुत कंट्रीज़ के लोग जो है उन्होंने अपनी एम्बेसीज बना रखी हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो लोग काम करते हैं वो लोग हो गए, या फिर डिप्लोमेटिक, या फिर हम इसमें हम
उनको भी इंक्लूड करेंगे, जैसे इंडिया का प्राइम मिनिस्टर हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, आप इनके खिलाफ डायरेक्ट केस नहीं कर सकते। अब क्या क्या केस है, दीज पर्सन्स आर इम्यून फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन ऑफ लोकल court unless they voluntarily submit to its jurisdiction. These person can have a right to contract but can claim the privilege of not being sued. ये वो लोग होते हैं जिनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट तो कर सकते हो, मीन्स ऐसा नहीं है कि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो इनके साथ, लेकिन आप इनके ऊपर केस नहीं कर सकते कोर्ट में, आप इनको स्यू नहीं कर सकते, ठीक है। ये उनको प्रोटेक्शन दी जाती है, एक तरह से इंटरनेशनल इम्यूनिटी दी जाती है, क्योंकि वो दूसरे देश के लोग हमारे देश में अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जैसे एम्बेसीज में जो लोग काम कर रहे होते हैं, जैसे अगर अमेरिकन एम्बेसी है इंडिया में, तो अमेरिकन एम्बेसडर जो है वो इंडिया में यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो इनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन इनको स्यू नहीं कर सकते, क्योंकि इनको इंटरनेशनल इम्यूनिटी मिल रखी है, क्योंकि वो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे रह के, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के ऊपर केस नहीं कर सकते विदाउट परमिशन, ठीक है। आप ऐसे नहीं है कि जाके सीधा अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर केस कर दिया तो आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। इनको प्रोटेक्शन मिली गई होती है कि आप इनको डायरेक्ट स्यू नहीं कर सकते। द रूल्स रिगार्डिंग स्यूट्स और बाय और अगेंस्ट फॉरेन सॉवरन्स आर लेड डाउन इन सेक्शन 84 to 87 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। इनके रिगार्डिंग केस आपने कैसे करना है, ठीक है, ये सारे रूल्स जो हैं वो सेक्शन 84 से 87 तक सिविल प्रोसीजर कोड में दिए गए हैं, ठीक है। तो आप इन्हें कोर्ट पे स्यू नहीं कर सकते, अगर आपको करना भी है तो ये कंडीशन जो है, क्या कंडीशंस हैं, ये आपको इस सेक्शंस में मिल जाएंगी, ओके। आपको परमिशन लेनी पड़ती है, ओके। नेक्स्ट इज इंसॉल्वेंट्स। इंसॉल्वेंट वो लोग होते हैं, इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवाला निकलना किसी का। एंड इंसॉल्वेंट कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एज हिज प्रॉपर्टी वेस्ट इन द ऑफिशियल रिसीवर और ऑफिशियल असाइनी। इंसॉल्वेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि उसका दिवाला निकल चुका है, उसकी प्रॉपर्टी सारी ऑफिशियल रिसीवर और ऑफिशियल असाइनी के पास जा चुकी है। ऑफिशियल रिसीवर वो पर्सन होता है जो उसकी सारी प्रॉपर्टी को बेच के, जितनी भी है सारे एसेट्स को, मतलब सारी लाइबिलिटीज को पे करता है, मीन्स उसकी जो उधार लिया हुआ है जिन लोगों ने उससे, उसको पेमेंट करता है, ठीक है। इंसॉल्वेंट वो पर्सन होता है जिसकी लाइबिलिटीज बहुत ज़्यादा एक्सीड कर जाती है उसके एसेट से, मीन्स जो उसने पैसे देने हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जितने मीन्स उतनी उसकी प्रॉपर्टी नहीं होती है, लेकिन उसने पेमेंट ज़्यादा देनी होती है, तो वो इंसॉल्वेंट हो जाता है। तो उस केस में कोर्ट एक ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट करता है जो उसकी सारी प्रॉपर्टी को जितनी भी है बेच के जो क्रेडिटर्स हैं उनकी पेमेंट को चुकाता है। तो कि इंसॉल्वेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता है। दिस डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एन इंसॉल्वेंट इज रिमूव्ड आफ्टर ही इज डिस्चार्ज्ड बाय द कोर्ट। ये डिसक्वालिफिकेशन रिमूव हो जाती है जब वो उसे कोर्ट से डिस्चार्ज कर दिया जाता है, मीन्स जब ऑफिशियल रिसीवर सारी क्लियर कर देता है उसकी प्रॉपर्टी बेच के, तो उस केस के उसके बाद जब वो डिस्चार्ज हो जाता है कोर्ट से, तब जो है वो इंसॉल्वेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। उसके बाद क्योंकि वो इंसॉल्वेंट नहीं रहता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। नेक्स्ट इज कन्विक्ट। कन्विक्ट वो पर्सन होता है, जैसे क्रिमिनल्स हो गए जो सजा काट रहे हैं, अंडरगोइंग इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट मीन्स जो जेल में है, इज इनकैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट बट दिस डिसेबिलिटी कम्स टू एन एंड ऑन द एक्सपायरी ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। तो जो पर्सन जेल में सजा काट रहा है वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, वो भी डिस्क्वालिफाइड है, लेकिन जैसे ही उसकी सेंटेंस होती है, सजा जैसे ही उसकी एक्सपायरी हो जाती है उसकी सेंटेंस की, उसकी सजा पूरी हो जाती है, जैसे ही वो जेल से बाहर आ जाता है, तो उस केस में वो वापस कॉम्पिटेंट हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। नेक्स्ट इज कॉर्पोरेशन और कंपनी गोइंग अल्ट्रा वायर्स इट्स मेमोरेंडम। कॉर्पोरेशन और कंपनी, अब आप कहोगे कि ये कैसे डिस्क्वालिफाइड है। देखो, कंपनी और कॉर्पोरेशन ये आर्टिफिशियल पर्सन्स होते हैं इन द आइज ऑफ लॉ, ये खुद कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कंपनी कभी भी किसी के साथ पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, किसी पर्सन के साथ पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। एक कंपनी जो है वो दूसरी कंपनी के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, और वो भी वो खुद नहीं कर सकती क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। बट इट कैन परचेज और डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, वो सिर्फ प्रॉपर्टी को परचेज या डिस्पोज ऑफ कर सकती है, दूसरी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। इट इज़ कम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ओनली थ्रू इट्स एजेंट्स। कंपनी जो है वो सिर्फ अपने, या कॉर्पोरेशन अपने एजेंट्स के थ्रू, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इन्हीं के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। एंड सच डॉक्यूमेंट मस्ट बी ऑफिशियली स्टैम्प्ड, और उसके ऊपर स्टैम्प होनी चाहिए कंपनी की या कॉर्पोरेशन की, तभी वो वैलिड माने जाएंगे, ठीक है। क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो इसलिए इसको डिस्क्वालिफिकेशन में इसलिए रखा है
कि वो पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। कंपनी सिर्फ कंपनी से ही रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, और वो भी खुद नहीं कर सकती, अपने एजेंट्स के थ्रू कर सकती है। और अगर एक कंपनी अपने मेमोरेंडम से बाहर जाती है, अल्ट्रा वायर्स होता है बियॉन्ड द पावर, मींस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें लिखा होता है कि कंपनी क्या क्या कर सकती है और क्या क्या नहीं कर सकती। सपोज अगर मेमोरेंडम में ये मेंशन है कि कंपनी 20 करोड़ तक का लोन ले सकती है, लेकिन अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के किसी पर्सन ने, डायरेक्टर ने सपोज 40 करोड़ का लोन ले लिया कंपनी के नाम पे, तो उस केस में कंपनी सिर्फ 20 तक ही लोन ले सकती थी, तो कंपनी 20 करोड़ तक ही लायबल होगी। लेकिन बाकी जो 20 करोड़ एक्स्ट्रा लिए हैं डायरेक्टर ने, तो उसके लिए जो कंपनी है वो डिस्क्वालीफाइड है, मींस वो कॉन्ट्रैक्ट वो वाला कर ही नहीं सकती थी, क्योंकि वो मेमोरेंडम के उसके बाहर है। तो वो जो बाकी बचे हुए 20 करोड़ है उसके लिए डायरेक्टर जो है वो पर्सनली जिम्मेदार होगा, क्योंकि कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसे तो नहीं पता है, ठीक है, उसे रिप्रेजेंट डायरेक्टर ही कर रहा है, तो वहाँ पर डायरेक्टर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। ओके, आई होप आपको आज का टॉपिक बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। इन केस अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और हाँ, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है और आप आगे फर्दर भी मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू।